हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास ट्वेल्थ हमारी इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो बुक, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी स्टोरी बता दूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज फ्रांस इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। तो देखो यहाँ पर ड्रेड का मतलब होता है फियर यानी डर, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो फ्रांस जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के, तो उसको डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था, ठीक है। मतलब उसको डांट पड़ने वाली थी, उसको डांट पड़ने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि क्यों लग रहा था, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। तो उसको इतना ज़्यादा डर क्यों था डांट पड़ने से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका आंसर देखो। फ्रांस वॉज इन अ ग्रेट ड्रेट ऑफ अ स्कोल्डिंग बिकॉज एम हैमल्स हैड सेड that he would question them on participle and he did not know the first word about them। तो फ्रांस को डांट का इतना ज़्यादा डर इसलिए था क्योंकि एम हैमल जो कि उसके फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे सभी स्टूडेंट से पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल फ्रेंच लैंग्वेज का एक ग्रामर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी होता है। यानी कि अगर तुम वर्ब देखोगे किसी भी वर्ब को और उसको आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, और वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, तो वही पार्टिसिपल होता है। तो वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में भी था, उसके ऊपर एम एम एल को क्वेश्चन पूछना था सभी स्टूडेंट्स से, बट उस पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं आता था। तो इसी वजह से वो डरा हुआ था, स्कूल जाने से भी डर रहा था और टीचर के डांट खाने से भी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रांस रेदर देन गोइंग टू स्कूल। देखो टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना, अट्रैक्टिव। तो फ्रांस को ऐसा क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, यानी स्कूल जाने से भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। तो ऐसी क्या चीज़ उसको टेम्पटिंग लग रही थी। इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। इसमें भी वही पूछा गया है कि ऐसी क्या चीज़ उसको टेम्पटेड यानी कि क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी फ्रांस को, जिसकी वजह से वो स्कूल जाना भी नहीं चाहता था। तो ऐसी क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी। तो आंसर है, द वेदर वॉज प्लीजेंट वार्म एंड ब्राइट, द chirping birds were inviting him, the soldiers drilling in the field were also outdoors, and France was not prepared with participles। उस दिन वेदर काफ़ी ज़्यादा सुहावना था, वार्म था, ठीक है, ब्राइट था। उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, फ्रांस को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था बाहर। ऊपर से बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे थे, मतलब चिड़ियों की चहचहाट उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी फ्रांस को, ठीक है। और जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे मैदान में। ड्रिलिंग का यहाँ पर मीनिंग होता है प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग। सोल्जर्स भी ट्रेनिंग या तो प्रैक्टिस कर रहे थे मैदान में, और वही चीज़ें देख करके फ्रांस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि वो पार्टिसिपल पे उसको बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो स्कूल जाने से ज़्यादा यही चीज़ें उसको टेम्पटिंग लग रही थी, ठीक है। यानी कि मौसम काफ़ी अच्छा था, बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे थे, ठीक है, सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। देखो होता क्या है कि फ्रांको प्रेशिया का वॉर होता है, ठीक है, यानी फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ था 1870 से 1871 तक, ठीक है। तो इस बीच फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था। तो सोल्जर्स क्या कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वही चीज़ें वो देखता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मैसेजेस वर पुट अप इन द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। फ्रांस में होता क्या है कि एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर तरह तरह की न्यूज़ आया करती थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड में 2 साल से, पिछले 2 साल से क्या मैसेजेस आते थे, क्या न्यूज़ आया करती थी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 1870 से 1871 तक जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो आंसर है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ द लॉस्ट
battles, the orders of the commanding officer was displayed on the notice board. तो पिछले 2 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबरें ही आया करती थी उस बुलेटिन बोर्ड में। जैसे कि लॉस्ट बैटल की, ठीक है? यानी युद्ध हारने की खबर आती थी। कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर की न्यूज़ आया करती थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड में लगा करती थी। दैट डे द न्यूज़ दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन वाज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, व्हिच मेड द क्राउड गैदर देयर टू रीड द न्यूज़। लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है? उस दिन कुछ अलग न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ ये थी कि ओनली जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी एल्सेस और लोरेन के स्कूल में, ठीक है? तो एल्सेस और लोरेन के स्कूल में ओनली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और एल्सेस और लोरेन फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि जर्मनी वालों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। जब फ्रांको प्रशियन वॉर हुआ था, यानी जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो जर्मनी जीत गया था। और जर्मनी जीत गया था तो जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। और उसके बाद एक लॉ निकाला था, एक कानून बनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। मतलब उनकी जो मातृभाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज, वो अब नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है? तो ये न्यूज़ आई थी और ये बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था, जिसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो गैदर हो गई थी उस न्यूज़ को रीड करने के लिए, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। So question number 4 है, how was the scene in the school in the morning of the last lesson different from that on other days? जब ये न्यूज़ आई थी कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में ओनली जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी, तो एम हेमल जो कि फ्रेंच टीचर थे, ठीक है? तो उन्होंने अब स्कूल छोड़ने का इरादा कर लिया था, क्योंकि वो किसी गैर की लैंग्वेज नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि उनको अपनी मातृभाषा बहुत प्यारी थी और उनकी जो मदर टंग, जो मातृभाषा थी, वो थी फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है? तो वो फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाना चाहते थे। तो इसीलिए एम हेमल ने डिसाइड किया, जो कि टीचर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्कूल छोड़ेंगे और वो अगर पढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज पढ़ाएंगे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है? उस दिन स्कूल में उनका आखिरी दिन था, उनका लास्ट लेसन था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उस दिन जो लास्ट लेसन था एम हेमल का, सुबह मॉर्निंग में, तो उस दिन स्कूल में कैसा माहौल था, कैसा सीन था बाकी दिनों से अलग, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज, मतलब बाकी दिनों से अलग उस दिन स्कूल में कैसा माहौल था, ठीक है? देखो, ऑन अदर डेज देयर वॉज अ ग्रेट बसल क्रिएटेड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, and the teacher's great ruler rapping on the table. However, in the morning of the last lesson, the usual commotion was missing, and everything was as quiet as a Sunday morning. देखो, ऑन अदर डेज बाकी दिनों में देर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। इस सीन में है क्या चीज़? देखो, इस सीन में ये है कि जो कि फ्रांस है, जो फ्रांस काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग उसको बाहर की चीज़ें लग रही थी और वो बाहर ही अपना दिन बिताना चाहता था, ठीक है? वो स्कूल के लिए लेट भी हो गया था, ठीक है? और दूसरी बात, उसने अपना होमवर्क भी प्रिपेयर नहीं किया था। तो इसी वजह से उस दिन स्कूल लेट जाता है। जब वो स्कूल लेट जाता है और जब वो पहुँचता है, तब वो काफ़ी चीज़ें नोटिस करता है। पहली चीज़ तो वो नोटिस करता है कि बाकी दिन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बसल हुआ करता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा हुआ करता था स्कूल में। और किस तरह का शोर-शराबा? जैसे कि डेस्क को ओपन करने का और क्लोज़ करने का, तो इस तरह की शोर-शराबा हुआ करता था। लेसन्स को रिपीट करने का, वो भी एक साथ। इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है? तो एक साथ जो है लेसन्स रिपीट हुआ करता था क्लासरूम में। आपने भी किया होगा, जब टीचर पढ़ाते हैं बुक लेकर के, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ वो रीड करते हैं। तो उसकी भी आवाज़ उस दिन तो नहीं आ रही थी और टीचर अपने साथ लाते थे एक बड़ा-सा रूलर। तो वो रूलर जो है टेबल पे पटका करते थे, बच्चों को शांत करने के लिए टेबल पर पटका करते थे उसी रूलर को। ये सारी शोर-शराबा, ये सारा चहल-पहल हुआ करता था स्कूल में। लेकिन उस दिन, however, in the morning of the last lesson, the usual commotion was missing. लेकिन उस दिन, उस सुबह जब एम हेमल का लास्ट लेसन था, तो जो यूजुअल कमोशन था, जो आम तौर पर जो चहल-पहल हुआ करता था स्कूल में, वो मिसिंग था। तो उस दिन वो जितनी भी आवाज़ें, जितने भी शोर-शराबे हुआ करते थे, वो नहीं आ रहे थे। सब कुछ पूरा शांत था, क्वाइट था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो, उस दिन स्कूल बंद हो, ऐसा माहौल था। तो फ्रांस ये सारी चीज़ें नोटिस करता है
जब वो क्लासरूम के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि बाकी दिनों में तो डेली के डेली शोर शराबा हुआ करता था, चहल पहल होती थी, बट उस दिन कोई शोर शराबा नहीं था। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। रीजन मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं था, क्योंकि उस दिन टीचर का लास्ट डे था, लास्ट लेसन था, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो जिसकी वजह से एम एमल स्कूल छोड़ के जाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज एम हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। जब एम हेमल का लास्ट दिन था स्कूल में, तब उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे। ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, एम हेमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स दैट ही यूजुअली वोर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ही वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered, on his last day in school। एम हेमल के उस लास्ट दिन में यानी आखिरी दिन में अपने बेस्ट क्लोथ्स पहन के आए हुए थे, और वो बेस्ट क्लोथ्स ओनली इंस्पेक्शन के दौरान पहनते थे। जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डेज होता था, तभी वो अपने बेस्ट क्लोथ्स पहन के आया करते थे। जैसे कि ग्रीन कोट उन्होंने पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था। फ्रिल्ड शर्ट मतलब होता है झालरदार शर्ट। इस तरह का देखो, इस तरह का झालरदार जो यहाँ पर आप कॉलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का शर्ट वो पहन के आए हुए थे। छोटा सा एक सिल्क कैप भी पहना हुआ था, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था, जो कि डिज़ाइन किया हुआ था। उन्होंने बेस्ट क्लोथ्स पहना था, और वो बेस्ट क्लोथ्स जो है ओनली इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइस डेज में पहनते थे, ठीक है। तो ये पहना हुआ था, उन्होंने स्पेशल क्लोथ्स पहना हुआ था अपने लास्ट दिन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस डिडंट लर्न फ्रेंच, होम डिड एम हेमल ब्लेम। क्वेश्चन ये है, फ्रांस ने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी थी, तो उसके जो टीचर थे एम हेमल, तो वो किसको ब्लेम करते हैं। फ्रांस ने लैंग्वेज नहीं सीखी थी, तो इस बारे में वो किसको ब्लेम करते हैं। एम हेमल डिडंट ब्लेम फ्रांस फॉर नॉट लर्निंग, बट हिज पेरेंट्स हु वर नॉट एंग्जियस टू हैव हिम लर्न। तो एम हेमल ने फ्रांस को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया था, बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने फ्रांस के पेरेंट्स को ब्लेम जरूर किया था, क्योंकि एम एमल का मानना था कि जो फ्रांस के जो पेरेंट्स हैं वो खुद वरिड नहीं है, ठीक है, खुद वो चिंतित नहीं है उसको सिखाने के लिए, उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए वो खुद ही चिंतित नहीं है, वो खुद ही फ्रांस को नहीं कहते हैं या फिर स्कूल ज़्यादा नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता था एम एमल को कि उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं उसके फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखने की। इंस्टीड दे वॉन्टेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल टू अर्न मनी। इसके बजाय जो फ्रांस के जो पेरेंट्स थे वो खुद नहीं चाहते थे कि फ्रांस जो है वो स्कूल जाए और फ्रेंच लैंग्वेज सीखे, क्योंकि वो उससे काम करवाना चाहते थे, वो उससे फार्म में या फिर मिल में काम करवाना चाहते थे ताकि वो पैसे कमा सके, क्योंकि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो इस वजह से फ्रांस के पेरेंट्स भी नहीं भेज पा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, उसको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे थे। Even M. Hemmel was also to be blamed for sending him to water the flowers instead of learning, and when he wanted to go fishing, he declared holiday। एम हेमल भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही आरोपी हैं, उतने ही ब्लेम किए जाने चाहिए जितने कि उसके पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि जब एम हेमल के पास ये मौका था, जब ये चांस था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकते थे, तब वो फ्रांस को फूलों में पानी देने के लिए बाहर भेजा करते थे। जब उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के बजाय वो क्या करते थे, फ्लावर्स में फूलों में पानी देने के लिए फ्रांस को बाहर भेजा करते थे, ठीक है। तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और जब कभी भी वो फिशिंग के लिए जाते थे, जब कभी भी वो मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो उस दिन वो हॉलीडे यानी छुट्टी डिक्लेयर कर देते थे। तो यहाँ पर एम हेमल किसको ब्लेम करते हैं, तो एम हेमल पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, ठीक है, बट वो खुद भी आरोपी हैं, वो खुद भी जिम्मेदार हैं एम हेमल, क्योंकि उनकी वजह से भी फ्रांस लैंग्वेज नहीं सीख पाया था, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फ्रांस सो इन द क्लासरूम। तो फ्रांस क्लासरूम में ऐसी क्या चीज़ देख लेता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लगती है, ठीक है, ऐसी क्या सरप्राइजिंग चीज़ थी जो फ्रांस ने क्लासरूम में देखी थी, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फ्रांस सो इन हिज क्लासरूम was that the village people, including old Hauser, the former mayor, the former postmaster, and several others besides, were sitting quietly on the back benches that were always empty.
सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ फ्रांस ने देखी थी क्लासरूम में, वो ये थी कि उस दिन गांव के लोग आए हुए थे। क्लासरूम में गांव के लोग आए हुए थे और साथ ही साथ ओल्ड हाउसर मतलब कि बूढ़े किसान भी आए हुए थे, फॉर्मर मेयर भी आए हुए थे, ठीक है, रिटायर मेयर भी आए हुए थे और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी आए हुए थे, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में इंचार्ज होते हैं वो भी आए हुए थे और कई लोग आए थे जो कि क्लासरूम में शांति से बैठे हुए थे बैक बेंचेस में, वो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे। तो क्लासरूम में गांव के लोग थे, मेयर भी थे, पोस्ट मास्टर भी थे, तो ये सारे लोग आए थे, बैक बेंचेस में बैठे हुए थे। वो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी और वहाँ पर गांव के लोग आए हुए थे। तो फ्रांस यही चीज़ें देख करके सरप्राइज हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूजुअल नॉइजेस कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट व्हेन स्कूल बिगेन। आमतौर पर ऐसी कौन सी नॉइजेस आती थी जो कि स्ट्रीट में भी सुनी जा सकती थी, गली में भी सुनी जा सकती थी जब स्कूल शुरू होता था, ठीक है, यानी कि आमतौर पर ऐसी कौन सी नॉइज़ आती थी स्कूल के बाहर जो गली में भी सुनी जा सकती थी जब स्कूल स्टार्ट होता था। तो देखो आंसर इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह की आवाज़ें, किस तरह की शोर शराबा हुआ करता था क्लासरूम में, ठीक है, जो कि इस क्लासरूम के बाहर तक, स्कूल के बाहर तक आवाज़ आती थी। जैसे कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन द नॉइसेस दैट कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट वर द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison and the teacher's great ruler rapping on the table। तो देखो ये वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि डेस्क को ओपन और खोलने की आवाज़ आती थी, ठीक है, लेसन्स को रिपीट, एक साथ रिपीट करने की आवाज़ आती थी और टीचर टेबल पर अपना रूलर पटका करते थे बच्चों को शांत करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी नॉइजेस आया करती थी क्लासरूम के बाहर भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वर द विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक बेंचेस। जो गांव के लोग थे वो बैक बेंचेस में यानी पीछे के बेंच में क्यों बैठे हुए थे, आखिर वो क्लासरूम में क्यों आए हुए थे। ऑल द विलेज एल्डर्स वर सीटेड ऑन द बैक बेंचेस एज ट्रिब्यूट टू द टीचर हु हैड पुट इन 40 years of sincere service। It was also their way of expressing regret for not learning their mother tongue when they had the chance। They were also expressing their patriotism and solidarity with France। तो सभी गांव वाले बैक बेंचेस में बैठे हुए थे और वो इसलिए आए हुए थे ताकि वो ट्रिब्यूट दे सके अपने टीचर को जिन्होंने ईमानदारी से सेवा किया था 40 साल तक, ठीक है, यानी 40 साल तक उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी और 40 साल तक वो सेवा कर रहे थे, तो इसीलिए वो सभी गांव वाले आए थे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने टीचर को। इट वॉज ऑल्सो देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, और ये उनका एक तरीका भी था, एक पछतावा का एक तरीका था, तो वो पछतावा, वो रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए भी आए थे, ठीक। और वो कौन सा रिग्रेट था, वो क्या पछतावा था उनका, तो वो ये था कि जब उनके पास टाइम था, जब उनके पास मौका था, तब उन्होंने अपनी मदर टंग भी नहीं सीखी थी। अपनी मदर टंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने सीखी ही नहीं थी जब उनके पास मौका था, समझ गए, यानी यही पछतावा था उनको, ठीक है। दूसरी बात, वो अपना देशभक्ति दिखाने आए थे, अपने सॉलिडेरिटी विद फ्रांस। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, तो अपने वो लैंग्वेज के लिए वहाँ पर आए थे, ठीक है, वो अपने टीचर के लिए आए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आने वाली वीडियो में मैं और भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के चैप्टर को सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट के मैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है।